नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज पेपर लेके आए वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का ITI सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों जो अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ITI की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही ITI की सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासें यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है तथा हाल ही में आपके जो मार्च अप्रैल में CBT एग्जाम हुए थे, भले आप किसी ट्रेड से हो, सभी ट्रेडों के पेपर यहाँ पर हल कराए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के तो पेपर हल करा रहे हैं हम, साथ ही आप अन्य ट्रेड से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे हम आपके पेपर और अवेलेबल करा सके। और ये आज जो पेपर है आपका वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का एक पेपर पहले हल करा दिया, आप जाके देख सकते हो। साथ ही ये पेपर है जो आप किसी भी ट्रेड से सभी ट्रेडों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, सेकेंड ईयर के लिए सभी के लिए सम्मान आता है। आपको मानो वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का पेपर। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जिससे अगली क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु के जंग लगने में सम्मिलित है, यानी अगर धातु को जंग लगती है तो उसका मेन रीजन क्या है? तो उसमें रासायनिक क्रिया के कारण जंग लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 नंबर यानी बी, यानी धातु का जंग लगने का मुख्य कारण रासायनिक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा बड़ा है, यानी इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5/8, 2/3, 7/9, 3/5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इन सभी में सबसे बड़ा भिन्न आपका 7/9। तो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अगला आपका, एक लकड़ी की मेज जिसका व्यास 1.4 मीटर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो यानी कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो आर यानी त्रिज्या क्या है? 0.7, क्योंकि व्यास है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो 0.7 ही आ गई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 0.7 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.54 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो क्वेश्चन में आंसर देख लो, आंसर आ रहा है ए नंबर, एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार इसको लाइक करना और दोस्तों से अधिक शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, क्रोन के फ्रूस्टम का वक्र सतह का क्षेत्रफल CSA का क्या होगा जिसका बड़ा व्यास 12 सेमी है और छोटा व्यास 6 सेमी है और झुकी हुई ऊंचाई 14 सेमी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल का लगभग सभी को इसका वो मालूम होगा सूत्र, तो सूत्र से इसको हल कर देना। अगर ये आपको ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसको आपको टेलीग्राम के माध्यम से या वैसे अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने हल नहीं किया अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिंदु -3 -4 की चतुर्थांश में अंकित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 भाग है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर चतुर्थांश में कौन सा भाग पूछ रहा है? तो यहाँ पर इसका मान पूछा कि कौन सा भाग है। तो दोस्तों आपका 3 और -4 ये आपका थर्ड भाग है। तो यहाँ पर आपका थर्ड चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड चतुर्थांश है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिंदु A 2 और 8 है, फिर B में -3 और +3 है, फिर C में 2 और 3 को किस चतुर्भुज में अंकित किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, आपका 4 भाग बताए तो इसमें कौन सा दो? तो दोस्तों इसको फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में अंकित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि अशोक 8% वार्षिक दर से 10,000 रुपये जमा करता है तो साल के अनुसार सामान्य ब्याज और संबंध का टेबल क्या होगा? तो दोस्तों इसका टेबल पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के आपका पहले साल का क्या ब्याज होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे क्या होगा, इस प्रकार इसका ब्याज दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, पहले का 8 है, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 4000। तो इस प्रकार ये हल किया जाएगा। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो इसका प्रतिशत निकाल के क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ ना आए तो आप हमें ज़रूर बताना, इसको भी क्लियर कर दें, मेरे हिसाब से ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये में
एक साइकिल खरीदी और 2 वर्ष बाद उसे 600 रुपये कम में बेच दिया तो कुल हानि का प्रतिशत दो। तो दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये कम में बेचा तो ऊपर 600 लिख दो बटा 5000 में खरीदी थी इंटू 100। तो इनको 2 से 2 जीरो गया और 5 का 60 में भाग दिया तो कितना है 12% की क्या हुई है हानि हुई। तो करेक्ट आंसर सी। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15% हानि के साथ 13,600 रुपये में बेची गई स्कूटी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 15% हानि पर हम इसको बेच रहे हैं तो 15% हानि काटे तो वहाँ यहाँ पर क्या आ गया 85 बच रहा है। अब 85 पे हानि यहाँ पर 15% हानि होने के बाद कितने बेच रहे हम 13,600 में। तो यहाँ पर 1% बराबर यह आ गया। तो दोस्तों 13,600 बट्टे यहाँ पर वज्र गुणा किया तो यहाँ पर 85 का इसमें भाग देंगे या मल्टीप्लाई 100 से कर दिया प्रतिशत के लिए तो कर दिया। दोस्तों भी इनको आपस में काटा तो आप इनको आपस में काटेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर पाओगे 16,100 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16,100 रुपये। आप अच्छी से हल कर लें, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि दुकानदार कोई वस्तु 10% की छूट पर बेचता है फिर भी उसे उस वस्तु को 450 रुपये बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यानी 100 रुपये की वस्तु उसे 10% छूट पर यानी 90 में आ रही है और कितने बच रहा है 450 रुपये। तो अभी इसी 1 रुपये यानी माना कि 1 रुपये है तो ये 450 आ गया इंटू 120 क्योंकि 20% लाभ आ रहा है। अब इनको आपस में आप काटोगे 0 से 0 करिए 9 पंजो 45 और 12 पंजो 60 और ये 0 तो ये क्या हो गया 600 रुपये। तो कुल मिला के इसका अंकित मूल्य होगा 600 रुपये। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जिसे 5% छूट के बाद 5,225 रुपये में बेचा जाता है। तो बताओ दोस्तों 5% छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर 95 आ गया, 5% छूट दे तो 5 कम हो गया, फिर ये 5225 है। अब दोस्तों इसका 1% ज्ञात कर रहे हैं तो दोस्तों इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ज्ञात करने पर क्योंकि इनको वज्र गुणा करने पर आपने देखा उसका भाग लगा तो 55 आया 55। अब इसका 100 आया क्योंकि 1 के बराबर 100 आता है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें कितने आएंगे 5500। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करने का दोस्तों आपका ये फार्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यदि किसी 35 द्रव्यमान वाली बॉडी को स्थिर गति के साथ क्षैतिज अवस्था में एक समतल पर चलने के लिए 30 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर घर्षण गुणांक पूछा तो घर्षण गुणांक में H बराबर mg आता है। तो दोस्तों इनको आपस में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर इसका ये आ रहा है 380 H। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर म्यू ज्ञात करें तो फोर्स और यहाँ पर आ गया तो इसका भाग दे तो यहाँ पर आपको 0.85 प्राप्त हो रहा है यानी 0.085। तो यहाँ पर दोस्तों 0.085 नहीं है लेकिन 0.087 है तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यदि एक 600 kg का भार एक 30 डिग्री के तिरछे प्लेन पर रखा जाता है तो सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों 600 है कोस से तिरछे कोस थीटा में 30 डिग्री आती है तो इनको आपस में ज्ञात करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 519.6 kg। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 100 kg के द्रव्यमान वाली गतिमान बॉडी क्षैतिज प्लेन में 16 मीटर की दूरी तय करने में पर कितना कार्य संपन्न करेगी यदि बॉडी और प्लेन के बीच घर्षण गुणांक 0.025 है। तो दोस्तों ये इसमें एग्जाम्पल यानी सूत्र लगेगा फिर इसको इस प्रकार ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 40 kg। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको आपके सर ने बताया होगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक 1250 टन के रेलवे वैगन के भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। वैगन और रेल के बीच का घर्षण गुणांक 0.003 है। तो दोस्तों ये इसका सूत्र आ गया और इस प्रकार मल्टीप्लाई किया तो 3.75 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी आपको सूत्र है तो सूत्रों से काफ़ी क्वेश्चन हल होंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका यदि सामान्य बल 1.2 kN किलो न्यूटन है, शाफ्ट का व्यास 60 mm है और घर्षण गुणांक 0.03 है तो उसका घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घर्षण बल का मान पूछ रहा है
तो इस प्रकार ये आपका इसका सूत्र लगेगा बल इंटू दूरी। तो इसको ज्ञात किया तो आपको 1.08 प्राप्त होगा। फिर इतना होने के बाद में बल का ये सूत्र लगा, फिर इस प्रकार ये प्राप्त। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 0.08 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक तरल 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन बल डालता है तो दाब का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है दाब का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, पास में फोर्स बटे एरिया, तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 50 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, यदि 5 M3 और 2 kg प्रति सेमी स्क्वायर वाली गैस को तापमान में स्थिर रखने पर 1 kg सेमी स्क्वायर दाब तक घटाया जाता है तो गैस का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका सूत्र है और इस प्रकार ये हल होगा तो 10 मीटर क्यूब आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घिसार के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन सी ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो घिसार यानी उसको घिसेंगे तो कौन सी ऊष्मा हो जाएगी। तो दोस्तों हार्डनिंग आती है, यानी उसकी सतह क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कुछ रद्द तक की गई हार्डनिंग के कारण हुई अत्यधिक भंगुरता को हटाने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों होती है आपकी एनीलिंग विधि। क्या होती है, एनीलिंग। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि P और Q दो बल 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी बल क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इनका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र बताया होगा आपके सर ने। तो यानी R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQR। तो यहाँ पर R का स्क्वायर तो यहाँ पर इसका अंडर रूट आ जाएगा। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 64.37। क्योंकि दोस्तों इनको हल नहीं कर सकते, काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है, तो मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी ईजी होगा, सभी को आता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 किलो न्यूटन का क्षैतिज केबल पर 2100 न्यूटन का लंबवत बल एक टेलीफोन की दूरी पर कार्य करते हैं तो परिणामी बल का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी वही परिणामी वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर सूत्र लग रहा है दोस्तों ये R तो P² Q हो गया। तो यहाँ पर सूत्र आपका दोस्तों ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो मान दे रखा है। तो यहाँ पर R बराबर P² प्लस Q²। तो इसको ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पर ये 1 नंबर, देख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, दिए गए क्षेत्र में CG की अवस्था क्या होगी। तो बताओ दोस्तों CG की अवस्था क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर CG की अवस्था के लिए नहीं है, तो ये क्यूबिड ब्रांच की तरह है, लेकिन यहाँ पर माप दे रही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपने सर को जरूर पूछ लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने सर से ये ज्ञात करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्केलर मात्र क्या है। तो इनमें से स्केलर मात्र क्या है। तो यह स्केलर यानी गति, स्पीड इसका मात्र है। तो करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ बंदों को आपको जिनको हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश में भी इनको देख सकते हो। अगर आपको PDF फाइल चाहिए इस पेपर की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सअप नंबर दे देना, जिससे हम इसको आपके सेंड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।